नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की अर्थव्यवस्था के इस सेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एक्साइज कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही और जो 14th जेपीएससी है उसका एग्ज़ाम डेट निर्धारित है। 12 अप्रैल को एक्साइज कांस्टेबल और 19 अप्रैल को आपका 14th जेपीएससी होना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर रैपिड फायर रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं और इसमें आपको जो है परीक्षा योद्धा का जो PYQ सीरीज़ है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। और इस क्रम में आपका ये दूसरा सेशन है, पार्ट 2 है ये। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड है, जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। सिंदरी उर्वरक कारखाना से। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो जो सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है ये सिंदरी में है। सिंदरी कहाँ पड़ता है? तो ये धनबाद में है और ये सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। व्याख्या हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना सिंदरी धनबाद में स्थित है। विश्व की सबसे आधुनिकतम तकनीक से लैस यह कारखाना 5 भागों में विभक्त है। तो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर आपको याद रखने हैं? पहला कि ये जो उर्वरक कारखाना है झारखंड का है कहाँ पर? तो ये सिंदरी धनबाद में है। और याद रखिए 1951 में इसकी स्थापना की गई थी, 1951। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना के समय ही इसको शुरू किया गया था। और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? यह 5 भागों में विभक्त है। पावर प्लांट, गैस प्लांट, अमोनिया प्लांट, सल्फेट प्लांट और मोम ओवन प्लांट। यह कारखाना विद्युत की आपूर्ति दामोदर घाटी निगम से, जबकि जल की आपूर्ति दामोदर नदी से करता है। तो पूछेगा कि जो झारखंड के सिंदरी में उर्वरक कारखाना है वो विद्युत की आपूर्ति कहाँ से करता है? DVC से करता है। कहाँ से? DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन से वो बिजली लेता है। और जल की प्राप्ति कहाँ से करता है? पानी कहाँ से लेता है? तो दामोदर नदी से पानी प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। अगला प्रश्न देखिए, सिंदरी झारखंड में किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? तो सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना पूछ रहा है, कब की गई? तो 1951, 1951 में सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई। देख सकते हैं भारतीय गणराज्य की स्थापना के पश्चात धनबाद जिले के सिंदरी नामक स्थान में 1951 उसमें कौन सा 5th ईयर प्लान चल रहा था? तो पहला 5th ईयर प्लान, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना भारतीय उर्वरक निगम के द्वारा एक विशाल रासायनिक कारखाने की स्थापना की गई थी जो भारत की सबसे बड़ी उर्वरक कारखाना थी। इसमें कई प्रकार के उर्वरक जैसे कि आपका अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, यूरिया का उत्पादन ये सब किया जाता है। और इस कारखाने में उत्पादन 1951 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो 2 चीज़ याद रखना है आपको यहाँ पर कि सिंदरी उर्वरक कारखाना है कहाँ पर? धनबाद जिला में है। स्थापना कब किया गया? 1951। और अगर पंचवर्षीय योजना पूछता है तो पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर उत्पादन किस किस चीज़ का होता है? तो अमोनियम सल्फेट का, नाइट्रेट और यूरिया का, इन सभी रसायन का यहाँ पर उर्वरक का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड में किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंदरी यूनिट आपको याद रखना है दामोदर नदी। जैसा कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसको पानी की प्राप्ति, जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो दामोदर नदी से। और दामोदर नदी से प्राप्त होती है, यानी कि दामोदर के तट पर है तभी तो इसको दामोदर से पानी मिल रहा है। और बिजली कहाँ से मिलता है? तो DVC से, दामोदर वैली कॉरपोरेशन से इसको बिजली मिलता है। व्याख्या यहाँ पर देख लीजिए, प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट धनबाद जिले में स्थित है और दामोदर नदी के तट पर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में कौन सा उर्वरक संयंत्र अपने झारखंड संयंत्र से अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करने वाला पहला संयंत्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारतीय उर्वरक निगम सिंदरी। भारतीय उर्वरक निगम सिंदरी, स्थापना 1951। ओके, जल मिलता है दामोदर से, बिजली मिलता है DVC से, ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में डैश वह स्थान था जहां भारतीय गणराज्य की स्थापना के दौरान एक बड़े उर्वरक कारखाने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कल्पना की गई थी? तो कहाँ पे? सिंदरी, धनबाद में, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा है नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड। नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड। तो झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड ये आपके जमशेदपुर के कांड्रा में है। झारखंड का जो नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? जमशेदपुर के निकट कांड्रा, जमशेदपुर के निकट कांड्रा में। ओके, यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड का जो नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड ये जमशेदपुर के कांड्रा में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। कांड्रा सरायकेला खरसावां जिले में पड़ता है। देखिए जो कांड्रा पड़ता है ये सरायकेला खरसावां जिले में है और
ये जो नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना 2002 में। नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 2002 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है? ठीक है, तो ये किसकी सहायक कंपनी है? अन्य ऑप्शन और देखिए, तो ये जो है जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है। जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड की सहायक कंपनी है। झारखंड का जो नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड, ये जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। तो नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? तो ध्यान रखना है आपको, जय बालाजी इंडस्ट्रीज, जय बालाजी इंडस्ट्रीज, जय बालाजी इंडस्ट्रीज। ओके, अब हम लोग आते हैं विस्फोटक कारखाना, विस्फोटक कारखाना। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ? कारखाना डैश। तो याद रखिए, सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया। गोमिया कहाँ पड़ता है? तो ये आपके बोकारो में पड़ता है। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना बोकारो जिला के गोमिया में है और इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई थी। कब की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। सिंदरी का उर्वरक कारखाना, ये भी आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है? गोमिया बोकारो में स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो पूछा किस वर्ष किया गया? तो याद रखिए 1956, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1956। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 20 सही उत्तर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, गोमिया बोकारो स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड IEL की स्थापना 1956 के आसपास हुई थी। यह भारत का पहला वाणिज्यिक विस्फोटक कारखाना है और इसकी स्थापना लंदन की कंपनी इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज और भारत सरकार की संयुक्त उद्यम के तौर पर हुई थी। तो यहाँ पे कई तरह के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछेगा कि जो भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना की गई, ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ की कंपनी? तो लंदन की कंपनी है इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो भारतीय विस्फोटक लिमिटेड जो गोमिया में है, इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो याद रखिएगा, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री, लंदन की कंपनी इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो याद रखना है, भारतीय विस्फोटक लिमिटेड जो गोमिया में है, इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से, किस देश की कंपनी के सहयोग से? तो लंदन की एक कंपनी है इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज ICI। तो इसको ध्यान रखना है। देखिए, इसके अलावा यहाँ पे और आप देख सकते हैं, एशिया महादेश के इस पहले बारूद कारखाना का उद्घाटन 5 नवंबर 1958 को देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1964 में इसे लिमिटेड कंपनी बनाया गया। तो गोमिया में जो आपका विस्फोटक कारखाना है, उसको लिमिटेड कंपनी कब बनाया गया? 1964 में, और बाद में इसे भारत सरकार के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के साथ मिला दिया गया। 90 के दशक में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ओरिका ने इसका ग्रहण कर लिया। फिर 90 के दशक में देखिए स्थापना हुई थी, तो लंदन की एक कंपनी थी, उसके द्वारा स्थापित किया गया। फिर 90 के दशक में आकर के इसका जो ग्रहण है, इसका ग्रहण कर लिया, इसको ग्रहण कर लिया किसने? ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ओरिका ने। ठीक है, फिर 1998 में इसका नाम IEL ओरिका पड़ गया। वर्तमान में इसी के द्वारा कंपनी का संचालन किया जा रहा है। तो पूछेगा कि वर्तमान में जो गोमिया बोकारो में जो विस्फोटक कारखाना है, उसका संचालन वर्तमान में कौन सी कंपनी कर रही है? तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है IEL। ठीक है, IEL ओरिका, ऑस्ट्रेलिया की ओरिका कंपनी है, वो वर्तमान में इसका संचालन कर रही है। स्थापना हुई थी लंदन की कंपनी के द्वारा, लेकिन वर्तमान में संचालन कौन कर रही है? तो संचालन कर रही है ऑस्ट्रेलिया की ओरिका कंपनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ओरिका का IEL कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके बोकारो में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है? तो गोमिया बोकारो। ठीक है, इसे ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, जैसे मूरी के एल्यूमिनियम कंपनी को बॉक्साइट मिलता है तो लोहरदगा एवं लातेहार से। HEC में उत्पादन शुरू कब से हुआ? 1964 से। HEC जो रांची में है, वहाँ उत्पादन कब से शुरू हुआ? 1964 से। अब हम लोग एल्यूमिनियम उद्योग की बात करेंगे। एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ? ठीक है, तो इसमें स्टार लगा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो इसका व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। रांची जिला के सिल्ली प्रखंड
मूरी नामक स्थान पर इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा 1948 में एल्यूमीनियम उद्योग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, रांची जिला के सिल्ली प्रखंड मूरी नामक स्थान पर इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा कब, तो 1948 में जो है एल्यूमीनियम उद्योग की स्थापना की गई थी। स्थापना के समय इस कंपनी का स्वामित्व भारत सरकार के पास था। तो याद रखिए, जो एल्यूमीनियम कंपनी मूरी में स्थापित की गई, तो स्थापना के समय इसका स्वामित्व किसके पास था, तो भारत सरकार के पास था। किंतु वर्तमान समय में इसका स्वामित्व आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को के पास 2005 से है। तो मूरी में जो एल्यूमीनियम कंपनी है, इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, तो अभी इसका स्वामित्व किसके पास है, तो आदित्य बिरला ग्रुप के पास 2005 से ये स्वामित्व है। किसके पास, आदित्य बिरला ग्रुप के पास। यह रांची जिला से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर मूरी नामक स्थान में स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना संयंत्र है। ठीक है, और ये जो एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड है किस नदी के तट पर है, नदी का नाम याद रखिए, स्वर्णरेखा नदी के तट पर। कहाँ पर, मूरी में। इस संयंत्र को बॉक्साइट की प्राप्ति लोहरदगा और लातेहार से होती है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्यूमीनियम रिफाइनरी अवस्थित है। तो झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्यूमीनियम रिफाइनरी अवस्थित है, तो रांची के मूरी में, रांची के मूरी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC। तो झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया। तो झारखंड में जो HEC का कारखाना है वो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया। ठीक है, झारखंड में HEC कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। व्याख्या यहाँ पर देखते हैं, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की जो स्थापना है रूस एवं चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई। HEC के द्वारा इन संयंत्रों की स्थापना की गई। रूस की सहायता से हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ठीक है, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किसकी सहायता से, रूस। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ठीक है, जो हम लोग HMBP यानी कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किसकी सहायता से, तो रसिया की सहायता से। किसकी सहायता से, रसिया की सहायता से। और वहीं अगर आपको पूछेगा कि हैवी मशीन टूल प्लांट किसकी सहायता से, HMTP हैवी मशीन टूल प्लांट किसकी सहायता से, तो चेकोस्लोवाकिया। टूल बनाएगा चेको, टूल बनाएंगे तब ना चेक करेंगे। इसको ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, टूल बनाएंगे तभी तो चेक करेंगे। टूल बनाएंगे, अगर मान लीजिए कोई चीज़ चेक करना है, मान लीजिए कि फ्रिज ख़राब हो गया तो फ्रिज को खोलना है, चेक करना है, तो टूल रहेगा, मान लीजिए पेचकस रहेगा, प्लास रहेगा, तार काटने वाला रहेगा, वो सब टूल हो गया। तो वो सब रहेगा तभी ना उसको खोल खाल के हम लोग चेक करेंगे। तो मशीन टूल बनाएंगे तभी तो चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए टूल बनाएंगे, चेक करने के लिए। तो चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। और आदमी जाएगा घूमने के लिए कहाँ, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए बांग्लादेश, नेपाल, रूस, तो आप कहाँ घूमना जाना पसंद करिएगा, रूस। तो बिल्डिंग कौन बनाएगा, अगर रूस में रहने जाइएगा तो बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, तो बिल्डिंग कौन बनाएगा, रूस बनाएगा। तो रूस की सहायता से हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ठीक है। और टूल बनाएंगे तभी चेक करेंगे, तो चेकोस्लोवाकिया। तो हैवी मशीन टूल प्लांट कौन, चेकोस्लोवाकिया। और हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट कौन, रूस। देखिए, जो चेकोस्लोवाकिया की सहायता से दो चीज़, एक तो हैवी मशीन टूल प्लांट बनाया ही गया, साथ ही साथ फाउंड्री फोर्ज प्लांट। तो चेकोस्लोवाकिया के मदद से दो चीज़, एक हैवी मशीन टूल प्लांट और एक फाउंड्री फोर्ज प्लांट, इसको याद रखना है। अगला देखिए, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया। तो याद रखना है, पूर्व चेकोस्लोवाकिया। फाउंड्री फोर्ज मैंने आपको बताया कि HMTP, एक आपका FFP फाउंड्री फोर्ज प्लांट, एक HMTP एक फाउंड्री फोर्ज प्लांट, ये दोनों किसके सहयोग से, तो पूर्व चेकोस्लोवाकिया की सहयोग से। और हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसका व्याख्या सबसे पहले देख लीजिए। फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना की जो स्थापना है ये चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई। इसमें भारी मशीन या औजार के निर्माण के लिए लोहा को गलाने एवं विशेष आकृति में ढालने का काम किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है, रांची का फाउंड्री फोर्ज कारखाना किस देश की मदद से स्थापित हुआ। तो याद रखिए, चेकोस्लोवाकिया। फाउंड्री फोर्ज कारखाना और HMTP हैवी मशीन टूल प्लांट, ये दोनों आपका चेकोस्लोवाकिया, और हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट वो रूस के सहयोग से, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है। तो झारखंड में जो भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड है ये रांची में है। झारखंड में जो भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड,
ये कहाँ पर है? रांची में। यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड में जो भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड HECL, ठीक है, ये रांची में है। नेक्स्ट है HECL एंड HECL AGOVT.PSU को डैश में स्थापित किया गया। तो 1958 HECL AGOVT.PSU को डैश में स्थापित किया गया। तो कब स्थापित किया गया? 1958। व्याख्या यहाँ पर देखते हैं। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 31 दिसंबर 1958 को हटिया धुरबा रांची में कल कारखानों के लिए मशीन, कुल पुर्जे आदि इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्माण हेतु किया गया था। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 नवंबर 1963 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस संयंत्र में 1964 में उत्पादन शुरू हुआ। तो देखिए जो HEC की स्थापना की गई 1958 में, ठीक है, इसमें उत्पादन शुरू कब से हुआ? 1964 से, ठीक है। इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला याद रखिए, इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 नवंबर 1963 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो HEC को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो 1963, 15 नवंबर 1963 को। और इसमें उत्पादन कब शुरू हुआ? 1964 में, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना, यह एशिया का सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग उद्योग है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी गई थी। तो HEC को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने अपनी कुल भूमि से 2691.44 एकड़ ज़मीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 556.30 एकड़ भूमि भी शामिल है, और 158 एकड़ CISF को हस्तांतरित कर दी है। इसने 316.19 एकड़ ज़मीन लीज पर दी है, जबकि 379.71 एकड़ ज़मीन अतिक्रमित है। मूल डीड के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? तो मूल डीड के अनुसार, यानी कि मूल डीड का मतलब होता है केबाला, यानी कि जो मूल केबाला, शुरू में जो कंपनी स्थापना के समय जो केबाला बना था, उस केबाला के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? तो याद रखिएगा 7199.51 एकड़, 7199 एकड़ भूमि मूल केबाला के अनुसार HEC के पास है। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। यह इस्पात, खनन, रेलवे, ठीक है, बिजली, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु रणनीतिक क्षेत्रों के लिए भारत में पूंजी उपकरण के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। इसका मुख्यालय रांची में है। मुख्य रूप से इस्पात संयंत्र उपकरणों के स्वदेशी निर्माण की सुविधा के लिए स्थापित है। ये HEC ने भारत में इस्पात संयंत्रों की स्थापना, विस्तार और आधुनिकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वर्तमान में यह बंदी के कगार पर खड़ा है। मूल डीड के अनुसार HEC के पास 7199.51 एकड़ भूमि है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी डैश में स्थित है। तो आपके रांची में है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो ये रांची में स्थित है। नेक्स्ट है, सही उत्तर को चिन्हित करें। तो ऑप्शन क्या पूछा है? रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो याद रखिए UNDP और यूनेस्को के सहयोग से। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इन्हीं दोनों के सहयोग से जो है रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। चलिए अगला है लॉर्सन एंड टूब्रो। L&T आपने नाम सुना होगा, ठीक है, आपने नाम सुना होगा L&T। तो इसी का फुल फॉर्म है लॉर्सन एंड टूब्रो, L&T का। तो लॉर्सन एंड टूब्रो की शाखा कहाँ पर है? तो लॉर्सन एंड टूब्रो की शाखा जो है जमशेदपुर में है। L&T की शाखा कहाँ पे है झारखंड में? तो जमशेदपुर। ठीक, अगला देखिए, लॉर्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, जिसे L&T के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो औद्योगिक प्रौद्योगिकी, भारी उद्योग, इंजीनियरिंग, निर्माण, विनिर्माण, बिजली, सूचना प्रौद्योगिकी, सैन्य और वित्तीय सेवाओं में कार्यरत है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। L&T का मुख्यालय देखा जाए तो कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। झारखंड में कहाँ पे शाखा? तो पूछेगा कि L&T का शाखा झारखंड में कहाँ पर है? तो झारखंड में जिला याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम, और ऐसे शहर पूछेगा तो जमशेदपुर में, ठीक है। चलिए
सीमेंट उद्योग की बात करेंगे, झारखंड राज्य के किस शहर में बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड है? तो बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड ये आपके पतरातू में है। ठीक है, तो बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड कहाँ पर है? तो पतरातू में है। बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड कहाँ पर है? पतरातू में है। देखिए व्याख्या, बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड पतरातू रामगढ़ में स्थित है। बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड द्वारा यहाँ लगभग 300 करोड़ के निवेश से 0.3 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की स्थापित क्षमता वाला एक एकीकृत सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया है। पतरातू संयंत्र का जो उद्घाटन है ये 31 जुलाई 2015 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिए, जो पतरातू संयंत्र है इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 13 जुलाई 2015 मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा। अब हम लोग आते हैं तांबा इंडस्ट्री, तांबा उद्योग। झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो झारखंड का जो पहला कॉपर गलाने का केंद्र है ये घाटशिला में बनाया गया। झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो घाटशिला में बनाया गया। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं तो पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला में 1924 में भारत का पहला तांबा उत्पादन खान स्थापित किया गया था। 1930 में घाटशिला के निकट ही इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा तांबा खनिज शोधन कारखाना स्थापित किया गया। साथ ही 1930 में ही यहाँ पीतल बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया। तो यहाँ से आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? पहला पॉइंट याद रखें कि पहला पॉइंट आपको ये क्वेश्चन जो पूछा है कि ये जो कॉपर गलाने का केंद्र है, झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र ये कहाँ? तो घाटशिला में स्थापित किया गया, यानी बनाया गया। कब बनाया गया? तो पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला क्षेत्र में 1924 में। कब? 1924 में भारत का पहला तांबा उत्पादन खान स्थापित किया गया। ठीक है, तो भारत का जो पहला तांबा उत्पादन खान है कब स्थापित किया गया? 1924। भारत का पहला तांबा उत्पादन खान कब स्थापित किया गया? तो 1924 में। ठीक है, और याद रखिए 1930 में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा तांबा खनिज शोधन कारखाना स्थापित किया गया। तांबा खनिज शोधन कारखाना कब? 1930। किसके द्वारा? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा। ठीक है, और 1930 में ही क्या? पीतल बनाने का कारखाना। तो झारखंड में पीतल बनाने का कारखाना स्थापित कब हुआ? 1930। तांबा खनिज शोधन कारखाना 1930। ठीक है, और पहला तांबा उत्पादन खान कब? 1924। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखिए। देखिए झारखंड में प्रथम तांबा विगलन केंद्र कहाँ पे है? तो ध्यान रखना है घाटशिला में है। घाटशिला। तांबा से रिलेटेड प्रश्न पूछे तो पूर्वी सिंहभूम चले जाना है। ठीक है, कहाँ चले जाना है? पूर्वी सिंहभूम चले जाना है। ठीक, घाटशिला तो आपको वहीं पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट देखिए, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है ये आपकी कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या की बात करें तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला तांबे की खान एशिया की पहली तांबे की खान एवं विश्व की सबसे दूसरी गहरी खान है। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित घाटशिला तांबे के साथ साथ यूरेनियम की खान के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भारत में कौन सी एकमात्र इकाई है जो मेहल एक्सचेंज LME ग्रेड की निकेल का उत्पादन करेगी? तो ध्यान रखिएगा घाटशिला। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भारत में कौन सी एकमात्र इकाई है जो मेहल एक्सचेंज LME ग्रेड की निकेल का उत्पादन करेगी? तो घाटशिला। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भारत में कौन सी एकमात्र इकाई है जो मेहल एक्सचेंज ग्रेड की निकेल का उत्पादन करेगी? तो घाटशिला। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने निकेल के उत्पादन के लिए देश की पहली सुविधा का उद्घाटन किया। ठीक है, तो निकेल के उत्पादन के लिए देश की पहली सुविधा का उद्घाटन किसने किया? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, एक धातु जिसके लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। एक धातु, ठीक है, एक धातु जिसके लिए देश पूरी तरह आयात पर निर्भर है। नई सुविधा निकेल, कॉपर और एसिड रिकवरी प्लांट झारखंड के घाटशिला में कंपनी के इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स में स्थित है। ठीक, चलिए इसके अलावा यहाँ पर इसी का एक्सप्लेनेशन है उसी क्वेश्चन का। जो इस सुविधा का उद्घाटन है ये 10 अगस्त 2016 को खान मंत्रालय के तत्कालीन सचिव वलमिंदर कुमार ने किया। धातु का उपयोग मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं कांच इंडस्ट्री, कांच उद्योग। तो इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है? तो ऑप्शन हो जाएगा सही रामगढ़। ठीक है, इंडो
इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के किस जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है? तो रामगढ़ में। तो इंडो असाई ग्लास कंपनी कहाँ पर है? झारखंड के किस जिला में है इंडो असाई ग्लास कंपनी? तो ये रामगढ़ में है। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। जापान के सहयोग से भदानी, भरकुंडा, रामगढ़ में अत्याधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए रामगढ़ में एक जगह पड़ता है भुरकुंडा, ठीक है। तो वहाँ पर जो कांच कारखाना है असाई ग्लास कंपनी, तो असाई ग्लास कंपनी किसके सहयोग से बनाया गया है? तो जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है, जिसे इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो पूछेगा कि बताओ इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री किस नाम से जाना जाता है? किसको कांच फैक्ट्री को जानते हैं। इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री किसके सहयोग से बना? जापान के सहयोग से। कहाँ पर है? रामगढ़ के भुरकुंडा में है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। झारखंड में कांच उद्योग के अन्य केंद्र कांड्रा। तो पूछेगा कि झारखंड में रामगढ़ को छोड़कर अन्य और ऐसे कौन कौन से जगह हैं जहाँ पर कि कांच उद्योग हैं? तो याद रखिए सरायकेला में एक जगह याद रखिएगा कांड्रा में आपको कांच इंडस्ट्री दिखेगा। धनबाद के कतरास में कांच इंडस्ट्री है। धनबाद के अम्बोना में है, ठीक। तो कहाँ है? रामगढ़ को भुरकुंडा को छोड़कर कांड्रा, सरायकेला खरसावां के कांड्रा चले जाइए, धनबाद का कतरास चले जाइए, धनबाद का अम्बोना चले जाइए। इन सभी जगहों पर आपको कांच उद्योग देखने को मिलेंगे। देखिए कांच उद्योग को कच्चे माल की जो प्राप्ति है राजमहल की पहाड़ी और मंगल घाट तथा पत्थर घाट से होती है। कांच उद्योग को कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है? राजमहल की पहाड़ी से। कहाँ से? राजमहल की पहाड़ी से, मंगल घाट और पत्थर घाट से, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इंडो असाई कांच फैक्ट्री किस स्थान में अवस्थित है? तो ध्यान रखना है आपका रामगढ़ के भदानी में है। कहाँ पर? रामगढ़ के भदानी, यानी पूरा अंदर जाकर के क्वेश्चन पूछा है। भदानी, भुरकुंडा भी याद रखिएगा, भदानी भी याद रखिए। तो इंडो असाई कांच फैक्ट्री कहाँ पर है? भदानी में है। अब हम लोग अन्य प्रमुख उद्योग की बात करेंगे। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है, तो ये चांडिल में है। बिहार आयरन संयंत्र कहाँ अवस्थित है? चांडिल में। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ पर है? चांडिल में। व्याख्या हम लोग इसका देखते हैं। बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड भारत का पहला मर्चेंट स्पंज आयरन प्लांट है। यह संयंत्र झारखंड के जमशेदपुर से 30 किलोमीटर दूर सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल के उमेश नगर में स्थित है। चांडिल के उमेश नगर में। यह क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध स्वदेशी लौह अयस्क और गैर कोकिंग कोयले से डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन का उत्पादन करता है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एवं इंडक्शन फर्नेस में स्टील बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में स्पंज आयरन का उपयोग किया जाता है। साथ ही स्वदेशी और आयाती स्क्रैप को प्रतिस्थापित और पूरक किया जाता है। इस संयंत्र का कार्यान्वयन 1986 में शुरू हुआ था। परियोजना की लागत उस समय $90 मिलियन थी और आंशिक रूप से IFC वाशिंगटन द्वारा वित्त पोषित है। इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन जुलाई 1989 में शुरू हुआ। BSIL ने भारत में सबसे कुशल कोयला आधारित संयंत्र की पहचान हासिल की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुषंगिक उद्योग का संकेंद्रण है? तो याद रखिए पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुषंगिक उद्योग का संकेंद्रण है? तो पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुषंगिक उद्योग का संकेंद्रण है? तो पश्चिमी सिंहभूम। व्याख्या यहाँ पर देखिए। झारखंड में ऑटो आनुषंगिक उद्योग मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न है, धनबाद जिले में कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? तो याद रखिए वो है आपका चिरकुंडा। धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित हैं? तो वो है आपका चिरकुंडा, ठीक है। धनबाद जिले का चिरकुंडा एक सघन औद्योगिक संकुल है। यहाँ 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा रोबिन्स फ्रेशर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC लिमिटेड द्वारा किया गया था। TRF की स्थापना कब हुई थी? तो TRF की जो स्थापना है टाटा रोबिन्स
फ्रेशर की तो 20 नवंबर 1962 में। टाटा रोबिन्स फ्रेशर की स्थापना कब हुई थी? तो 20 नवंबर 1962 में। टाटा रोबिन्स फ्रेशर की टीआरएफ की स्थापना कब की गई? 20 नवंबर 1962। 20 नवंबर 1962। इसका व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। टीआरएफ लिमिटेड को 20 नवंबर 1962 को टाटा रोबिन्स फ्रेशर लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था। इसे टाटा स्टील और एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के हेविट रोबिन्स इंक और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड, फ्रेजर एंड चर्ल्मस डिवीजन ऑफ यूके के साथ वित्तीय और तकनीकी सहयोग में बढ़ावा दिया गया था। यह बिजली और इस्पात संयंत्र, बंदरगाह, उर्वरक खनन क्षेत्रों के लिए टर्नकी परियोजना का कार्यरत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है? तो याद रखिए रांची के तुपुदाना में। JSMDC द्वारा स्थापित जो ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग है ये कहाँ पर अवस्थित है? रांची के तुपुदाना में है। रांची के तुपुदाना में। व्याख्या है झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, शॉर्ट में इसको JSMDC बोलते हैं। तो JSMDC का ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ पर है? तुपुदाना में है। यह खुट्टी के पेलांगरी प्रोजेक्ट से ग्रेनाइट कटिंग और पॉलिशिंग का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है, कहाँ पर? तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति आदित्यपुर में की है। कहाँ की है? आदित्यपुर में की है। इसका व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भारत का पहला और सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर जमशेदपुर के पास आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में है। इसमें 500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यहाँ LED टीवी, LED बल्ब, ऑटोमोबाइल और मोबाइल के उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको देख सकते हैं एक बार। जैसे मैंने यहाँ पर जियाडा के बारे में, जियाडा की स्थापना कब की गई थी? 2002 में। जियाडा फुल फॉर्म क्या होता है जियाडा का? तो झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जियाडा की स्थापना कब की गई? 2002। जियाडा की स्थापना कब की गई? 2002। जियाडा की स्थापना 2002। ठीक है, विकसित और औद्योगिक स्टेट तुपुदाना, टाटीसिल्वे और ताघोक, ये क्या लिखा है इसको छोड़ते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए, कंपनी के नाम का झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलाइए। जैसे कि हुडको कहाँ पर है? ठीक है, फिर वेदांता लिमिटेड और डालमिया सीमेंट लिमिटेड। तो देखिए हुडको जो है ये आपके बालीडीह बोकारो 14 में पड़ता है। हुडको कहाँ पड़ता है? तो ये आपके बालीडीह बोकारो 14 में पड़ता है। उसके बाद आपका जो वेदांता लिमिटेड है, तो वेदांता लिमिटेड ये आपके अशोकनगर लिमिटेड रांची 2 में पड़ता है। अशोकनगर, ठीक है, रांची 2 में पड़ता है। और डालमिया सीमेंट ये आपके हरमू रांची में पड़ता है। डालमिया सीमेंट कहाँ पड़ता है? तो डालमिया सीमेंट हरमू रांची 2 में। इसका यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, यहाँ पे मिला हुआ है। तो हुडको कहाँ पर है? अशोकनगर रांची 2, अशोकनगर रांची 2। वेदांता लिमिटेड हरमू 2, वेदांता लिमिटेड कहाँ पर? हरमू 2। और डालमिया सीमेंट ये आपके बालीडीह। डालमिया सीमेंट भारत, यहाँ पर एक सेकेंड, एक का ए, हुडको, यहाँ पर जो मैच किया गया है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हुडको बता रहा है, यहाँ पर जो हुडको है ये अशोकनगर रांची 2 में है। वेदांता लिमिटेड ये रांची के हरमू में, और डालमिया ये बालीडीह बोकारो में। ठीक है, तो ये वाला नीचे वाला याद रखिए। ऊपर वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, वो गलत दिया गया है। अगर इस सही सुमेलन के अनुसार, व्याख्या के अनुसार अगर हम लोग आंसर देखें तो आपका जो हुडको हो जाएगा एक का सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 2 का बी वेदांता लिमिटेड हरमू, 2 का बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो दिया हुआ है ये सी ऑप्शन गलत है आपका। ये ऑप्शन सी ये होगा बी। ठीक है, आपका ऑप्शन बी आंसर होगा, CBA। ठीक है, तो हुडको कहाँ पे? अशोकनगर। वेदांता लिमिटेड हरमू में है, रांची के हरमू में। और डालमिया सीमेंट ये बोकारो के बालीडीह में है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, औद्योगिक विकास केंद्र। ठीक है, तो झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई? तो हजारीबाग के बरही में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना। तो
झारखंड में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो हजारीबाग बरही में। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड के बरही, ठीक है, में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई। बरही नए औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हो रहा है, ठीक है। जो नए औद्योगिक नगरी के रूप में कौन विकसित हो रहा है? बरही कहाँ पड़ता है? हजारीबाग। अगला देखिए क्या है, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, जियाडा, ठीक है। जियाडा का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको याद रखना है, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया। तो यहाँ पर देखिए, झारखंड तो सभी में है, इंटरनेशनल नहीं होगा, ठीक है, इंटरनेशनल खत्म, इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो इसमें देखिए झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। यहाँ पर इसका व्याख्या देख सकते हैं, देखिए झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट में जियाडा, झारखंड राज्य के औद्योगिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है। तो प्रश्न पूछेगा कि बताइए, झारखंड राज्य के औद्योगिक विकास के लिए नोडल एजेंसी कौन है? जियाडा है। झारखंड राज्य के औद्योगिक विकास के लिए नोडल एजेंसी कौन है? जियाडा है। झारखंड राज्य के औद्योगिक विकास के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो जियाडा है, ठीक। जियाडा का लक्ष्य झारखंड को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनाना। जियाडा का कार्य औद्योगिक विकास नीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावी योजना, समन्वय और कार्यान्वयन के माध्यम से झारखंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है और उसे सुविधाजनक बनाना। जियाडा ने अब तक 4 औद्योगिक स्टेट विकसित किए हैं। तो पूछेगा जियाडा ने अभी तक कितने औद्योगिक स्टेट विकसित किए हैं? तो 4। कौन कौन से? तो तुपुदाना, ठीक है, टाटीसिल्वे, नामकुम और गुमला, ठीक है। तो 4 औद्योगिक स्टेट अभी तक जियाडा ने विकसित किए हैं। तुपुदाना जो कि ग्रेनाइट पॉलिशिंग के लिए है, टाटीसिल्वे, नामकुम और गुमला। देखिए जो जियाडा है इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना 2002 में की गई थी, स्थापना 2002 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र वर्गीकृत किया गया है? तो याद रखिए 4, ठीक है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र झारखंड को कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो 4, ठीक है। यहाँ पर झारखंड को 4 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। झारखंड को कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है? तो 4। झारखंड को कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है? तो 4। अब ये 4 औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो 4 औद्योगिक क्षेत्र हैं, एक है बियाडा, रियाडा, ठीक है, अस्पाइडा और आइडा, ठीक है। देखिए वो जियाडा अलग है, जो जियाडा है ये अलग है, ठीक है। और इसी के अंदर आपको 4 याद रखना है। बियाडा मतलब कि बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, रियाडा मतलब रांची उद्योग क्षेत्र विकास प्राधिकार, अस्पाइडा मतलब संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार और आइडा मतलब आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला देखिए, इनमें कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा बियाडा हमने पढ़ा, ठीक है, आइडा हमने पढ़ा, ठीक है, फिर हमने रियाडा भी पढ़ा, लेकिन जमशेदपुर औद्योग जियाडा, जमशेदपुर, यहाँ पर देखिए जमशेदपुर ऐसे करके तो कुछ नहीं पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने अभी क्या पढ़ा, बोकारो, रांची, संथाल, आदित्यपुर, जमशेदपुर यहाँ पर कहीं है, आदित्यपुर भले ही है, भले आदित्यपुर है, जमशेदपुर करके कोई औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नहीं है। यहाँ पर व्याख्या देखिए, झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार हैं, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार रियाडा, ठीक है, जिसको रियाडा कहते हैं, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा, ठीक है, जो बोकारो में है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार आइडा। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन करने का, फंसाने का प्रयास करेगा आदित्यपुर और जमशेदपुर में। तो याद रखिएगा आदित्यपुर, जमशेदपुर नहीं है, जमशेदपुर आपका औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण नहीं है, आदित्यपुर है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। जमशेदपुर तथा संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण दुमका, ये तो जमशेदपुर अलग हो गया, ये संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो कि दुमका में है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची का क्षेत्र निम्नलिखित कमिश्नरी से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो रियाडा का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? तो याद रखिए ये दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी, जो रियाडा है, तो रियाडा इसके अंतर्गत दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू, ये रियाडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची का कमांड क्षेत्र साउथ छोटा नागपुर यानी दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू
कमिश्नरी, दोनों डिवीज़न, दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीज़न और पलामू डिवीज़न, ये दोनों रियाडा के अंतर्गत आते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू ये दोनों रियाडा के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का नाम क्या है? ठीक है, तो याद रखिए रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का नाम क्या है? तो रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रियाडा। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि रियाडा झारखंड के 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत व स्वायत्त निकाय है। ओके, एक सेकेंड, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो बियाडा का क्षेत्र क्या है? तो बियाडा का क्षेत्र याद रखिए उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी। देखिए जो रियाडा है, ठीक है, जो रियाडा है, रियाडा के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? एक तो साउथ छोटा नागपुर, जो साउथ छोटा नागपुर कमिश्नरी है, और एक पलामू कमिश्नरी। ठीक है, साउथ छोटा नागपुर और पलामू ये दोनों रियाडा के क्षेत्र में आते हैं। और बियाडा के क्षेत्र में कौन? तो उत्तरी छोटा नागपुर आपका बियाडा में आता है। उत्तरी छोटा नागपुर किस में आएगा? आपका बियाडा के क्षेत्र में आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो बियाडा का क्षेत्र उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी है। बियाडा का गठन औद्योगिक क्षेत्र के विकास की योजना बनाने और उद्योगों को बढ़ावा देने तथा कमांड क्षेत्र के तहत मामलों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय के लिए किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बियाडा औद्योगिक पुंज किस शहर के पास अवस्थित है? तो बियाडा याद रखिएगा बोकारो, नाम से ही पता चल रहा है। व्याख्या यहाँ पर देखिए, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा का मुख्यालय बोकारो जिले के बोकारो स्टील प्लांट में स्थित है। बियाडा का जो हेडक्वार्टर है ये बोकारो स्टील प्लांट के अंदर है। इसका क्षेत्राधिकार बोकारो, धनबाद और गिरिडीह है। बोकारो, धनबाद और गिरिडीह है। ठीक है, बियाडा का अधिकार क्षेत्र बोकारो, धनबाद और गिरिडीह। नेक्स्ट प्रश्न, धनबाद जिला झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो धनबाद जिला झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो याद रखिए अभी तुरंत हमने पढ़ा कि बोकारो, धनबाद और गिरिडीह, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बोकारो क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका, शॉर्ट में स्पाइडा बोलते हैं, इसका क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो याद रखिए यह आपका संथाल परगना कमिश्नरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्पाइडा झारखंड के 6 कमांड जिलों में औद्योगिक विकास की दशा में सक्रिय भूमिका निभाता है। इन जिलों को सामूहिक रूप से किस नाम से जानते हैं? तो इस जिले को सामूहिक नाम से हम लोग संथाल परगना के नाम से जानते हैं। चलिए व्याख्या देख सकते हैं, संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण झारखंड के 6 कमांड जिलों दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा में औद्योगिक विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है। ये सभी जिले संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें सामूहिक रूप से संथाल परगना के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला देखिए क्या है अगला प्रश्न, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार द्वारा आइडा की स्थापना की गई थी। आइडा का फुल फॉर्म क्या है? तो आइडा का फुल फॉर्म है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए, याद रखिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार द्वारा, किसके द्वारा? बिहार सरकार द्वारा आइडा की स्थापना। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिए, आइडा की स्थापना कब की गई? 1972 में, 1972 में। और आइडा का फुल फॉर्म क्या है? आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका व्याख्या देख सकते हैं। जो आइडा है इसकी स्थापना 1972 बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु किया गया था। आइडा की स्थापना कब? 1972। अच्छा, एक पॉइंट आप याद रखिए, मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, GIDA, GIADA, GIDA, इसकी स्थापना कब की गई? तो याद रखिए 2002 में की गई। GIDA की स्थापना 2002 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, वह डैश में स्थित है। तो ये जमशेदपुर सरायकेला में पड़ता है। ठीक है, सरायकेला में पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आदित्यपुर आता है आपकी सरायकेला क्षेत्र, सरायकेला में आता है। तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में है, वो किसके अंतर्गत? वो आदित्यपुर कहाँ आता है? सरायकेला में पड़ता है।
यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, ये सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर आइडा का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो याद रखिएगा, ये कोल्हान कमिश्नरी, कोल्हान डिवीजन तक सीमित है। अगले हम लोग बढ़ते हैं, झारखंड एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस शहर के समीप स्थित है? तो आदित्यपुर याद रखिए जमशेदपुर के निकट है, लेकिन आदित्यपुर है आपके किस डिस्ट्रिक्ट में? तो सरायकेला खरसावां में है। कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां में है, ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के समीप स्थित है, इसके समीप स्थित है। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम है और जमशेदपुर के समीप है ये आइडा, लेकिन यह सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत आता है। समीप पूछेगा तो जमशेदपुर, और पूछेगा है किस जिला में, तब आंसर करिएगा सरायकेला खरसावां। यहाँ पे आपको फंसा सकता है, काफ़ी मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के अंडर अगर मतलब कि अगर चाहेगा फंसाने के लिए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेट कर सकता है। ठीक है, चलिए औद्योगिक नीति की हम लोग अब बात करेंगे। तो झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? तो झारखंड की जो प्रथम औद्योगिक नीति है ये 1 मार्च 2001 को अधिसूचित की गई। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? 1 मार्च 2001 को। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति 1 मार्च 2001 को अधिसूचित की गई। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के तहत अनेक प्राधिकरण का गठन हुआ, जिसमें 2004 में स्थापित झारखंड औद्योगिक आधारभूत विकास प्राधिकरण जिडको 2006 में स्थापित झारक्राफ्ट तथा झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड प्रमुख है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपको याद रखना है कि झारखंड की जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसको कब अधिसूचित किया गया? तो याद रखना है 1 मार्च 2001 को। कब? तो 1 मार्च 2001। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के तहत अन्य प्राधिकरण का गठन हुआ, जैसे 2004 में जिडको की स्थापना। जिडको मतलब कि झारखंड औद्योगिक आधारभूत विकास प्राधिकरण। तो याद रखिए झारखंड, सबसे पहले कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा कलर देखते हैं कौन अच्छा है। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसको रहने देते हैं। तो याद रखिए 2004 में क्या स्थापित हुआ? तो झारखंड औद्योगिक आधारभूत विकास प्राधिकरण जिडको की स्थापना। तो जिडको की स्थापना कब की गई? 2004 में की गई। झारखंड औद्योगिक आधारभूत विकास प्राधिकरण, झारखंड औद्योगिक आधारभूत विकास प्राधिकरण जिडको की स्थापना कब की गई? 2004। 2006 में याद रखें 2006 में झारक्राफ्ट की स्थापना की गई। झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई? तो 2006 में की गई, 2006 में। ठीक है, और इसी प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत, इसी प्रथम औद्योगिक नीति के तहत जो है झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। अगला प्रश्न क्या है? झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ध्यान रखिए धनबाद में। ठीक है, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? धनबाद। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो धनबाद में। इसकी व्याख्या को देखिए यहाँ पर, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 में धनबाद में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। 2001 की औद्योगिक नीति झारखंड सरकार द्वारा बनाया गया पहला औद्योगिक नीति है। यह नीति 2001 से 11 तक अर्थात 10 वर्षों तक कार्यान्वित की गई। तो पूछेगा कि झारखंड सरकार की जो प्रथम औद्योगिक नीति थी वो कब से कब तक कार्यान्वित हुई? तो 2001 से 11 तक, यानी कि 10 वर्षों तक, कितने 10 साल तक ये नीति चली। इस नीति में 10% औद्योगिक विकास की दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। तो पूछेगा कि जो प्रथम औद्योगिक नीति 2001 है इसमें औद्योगिक विकास कितना परसेंट औद्योगिक विकास हासिल करने का लक्ष्य था? 10%। जो झारखंड की जो प्रथम औद्योगिक नीति 2001 है उसमें औद्योगिक विकास दर कितना परसेंट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था? 10%। यद्यपि इस विकास को हासिल नहीं किया जा सका, मगर इस नीति की वजह से झारखंड में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। ठीक है, टारगेट रखा गया था कि हम 10% औद्योगिक विकास का लक्ष्य हासिल करेंगे, लेकिन ये जो टारगेट है हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया। ओके, चलिए
अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य उद्योग नीति 2001 के मुताबिक विकास केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों इत्यादि में जमीन छप्पर का आवंटन ठेकेदार को किया जाएगा ताकि वे कितने वर्षों के लिए वार्षिक लीज पर नवीकरण की सुविधा के लिए अपनी प्रौद्योगिकी इकाइयों की स्थापना कर सके। तो याद रखिए 30 वर्ष। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2001 के मुताबिक विकास केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्र इत्यादि में जमीन छप्पर का आवंटन ठेकेदारों को किया जाएगा ताकि वे कितने वर्ष के लिए वार्षिक लीज पर नवीकरण की सुविधा लिए अपनी औद्योगिक इकाई की स्थापना कर सकें। तो 30 साल। इसकी व्याख्या यहाँ पर हम लोग देखते हैं। व्याख्या देखिए, झारखंड की जो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा अगस्त 2001 में की गई थी। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा अगस्त 2001 में, यद्यपि इसे 1 मार्च 2001 को अधिसूचित किया गया था। कब? 1 मार्च 2001। और घोषणा कब हुई थी? इस नीति की घोषणा वो हुई थी जाकर अगस्त 2001 में। ठीक है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आधारभूत संरचनाओं का त्वरित विकास, पूंजी निवेश को बढ़ावा, बेरोजगारी में कमी लाना, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, राज्य का संतुलित विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तथा अनुसंधान एवं विकास द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना था। ठीक है। इस नीति के सफल कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य के राजस्व में वृद्धि के साथ साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि और औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई। इस नीति में 30 वर्ष के लिए जमीन लीज की सुविधा। तो पूछेगा, झारखंड की जो प्रथम औद्योगिक नीति थी तो इसमें ज़मीन लीज की सुविधा कितने वर्ष के लिए थी? 30 वर्ष के लिए। झारखंड की जो प्रथम औद्योगिक नीति थी तो इसमें ज़मीन लीज की सुविधा कितने वर्ष के लिए थी? 30 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए थी? 30 वर्ष के लिए थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EPIP को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क धनबाद में। ठीक है। जो झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? धनबाद। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? धनबाद में। अब यहाँ पर देखिए, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के तहत मेगा, मिनी तथा माइक्रो स्तर पर उद्योग की स्थापना करने की योजना बनाई गई है। ठीक है। निर्यात प्रोत्साहन और औद्योगिक पार्क धनबाद में। तो याद रखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 के अनुसार निर्यात प्रोत्साहन और औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? धनबाद में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 के अनुसार निर्यात प्रोत्साहन और औद्योगिक पार्क कहाँ पर? तो धनबाद में। इसके अलावा तसर रेशम पार्क चाईबासा और गोड्डा। तो याद रखिए, जो 2001 की औद्योगिक नीति के अनुसार तसर रेशम पार्क बनाने का प्रस्ताव कहाँ था? चाईबासा, गोड्डा। ठीक है। 2001 की औद्योगिक नीति में तसर रेशम पार्क बनाने का प्रस्ताव कहाँ पे था? चाईबासा और गोड्डा। फूड प्रोसेसिंग पार्क रांची और दुमका में। 2001 की औद्योगिक नीति में फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाने का प्रस्ताव था रांची और दुमका। 2001 की औद्योगिक नीति में प्लास्टिक पार्क बनाने का प्रस्ताव कोडरमा में था। 2001 की नीति में प्लास्टिक पार्क बनाने का प्रस्ताव कोडरमा में था। 2001 की औद्योगिक नीति में प्लास्टिक पार्क बनाने का प्रस्ताव कहाँ था? कोडरमा। इलेक्ट्रॉनिक पार्क टाटीसिलवे। 2001 की औद्योगिक नीति में इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने का प्रस्ताव कहाँ था? टाटीसिलवे। 2001 की औद्योगिक नीति में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जमशेदपुर। और 2001 की औद्योगिक नीति में बायोटेक पार्क पूछेगा तो जमशेदपुर। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक निम्नलिखित कौन सी कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तांबा और वन आधारित उद्योग। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक निम्नलिखित कौन सी कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? तो तांबा और वन आधारित उद्योग। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर विभाजित किया जाता है? तो 8। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। चलिए, इसका व्याख्या यहाँ पर देखिए, झारखंड की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 2012 में। झारखंड की जो दूसरी औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा कब की गई? 2012। झारखंड की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 2012 में। यह नीति 5 वर्षों के लिए, देखिए जो पहली नीति थी 2001 वाली वो 10 वर्षों के लिए थी, 2001 से 2011 तक। लेकिन ये जो दूसरी नीति है 2012, ठीक है, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012, ये 5 वर्षों के लिए घोषित की गई। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। इस नीति के मुताबिक 8 प्रमुख क्षेत्र हैं।
ठीक है। दूसरी औद्योगिक नीति के अनुसार कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? 8, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्चे माल के भंडारण और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को लगभग डैश प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो याद रखिए 8 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने, तो वही रिपीटेड प्रश्न है, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि कितनी है, तो वही 5 साल। देखिए जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसके ये लागू रहा था 10 साल तक। फिर दूसरा आपका जो सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये आपका लागू रहा 5 साल, और जो फिर तीसरी औद्योगिक नीति 2016 में, ठीक है, ये भी आपका 5 साल। तो तीनों आप याद रखिए, 10 साल 5 साल 5 साल, 2001 10 साल, 2012 5 साल, फिर 2016 5 साल, ठीक है। ऐसे चीज़ों को याद रखिए। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति 5 वर्ष 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 तक लागू थी। इस नीति में सरकार ने राजस्व बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए प्राकृतिक संसाधन आधारित उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य कितना रखा, तो याद रखिए 100% विद्युतीकरण 2017 तक। तो झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 के ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य कितना, तो 100% विद्युतीकरण 2017 तक, ठीक है। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 में ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 2017 तक 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। झारखंड में 5 लाख लोगों को रोजगार, 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखकर बनी झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 1 अप्रैल 2021 से 5 वर्षों के लिए लागू की गई। नई नीति में 5 सेक्टरों पर सर्वाधिक फोकस किया गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता कितनी है, तो न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता 300 करोड़। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में, याद रखिएगा सेक्टर बता दिया गया है, सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता तो 300 करोड़। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता कितनी है, तो 300 करोड़। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड सरकार की औद्योगिक नीति 2016 का उद्देश्य उच्च पूंजी निर्माण, लोगों की मजदूरी में वृद्धि करना, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। इस नीति में झारखंड सरकार ने गरीबी कम करने और रोजगार के लिए औद्योगिक विकास को प्राथमिकता प्रदान की थी। इस नीति के तहत राज्य सरकार ने सत्ता के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गेल के साथ सहयोग किया। इस नीति के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए निम्नतम पूंजी निवेश राशि 300 करोड़ रुपए निर्धारित थी। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति 2016 और औद्योगिक पार्क नीति के तहत महत्वपूर्ण नीतिगत हलों के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी गलत है आपका। क्या बोल रहा है ऑप्शन डी कि परियोजना लागत का अधिकतम 5 करोड़ रुपए पर 35 से 45% का अनुदान सहायता, ये पॉइंट गलत है। सही क्या क्या है इसमें, तो याद रखिए इसमें सही पॉइंट आपका 2016 की जो औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति 2016 है, इसमें सही क्या क्या है। पहला, परियोजना लागत का 50% के साथ औद्योगिक पार्क के लिए 10 करोड़ रुपए तक की सीमा, यानी कि बोल रहा है कि परियोजना जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा, तो परियोजना लागत का 50% के साथ औद्योगिक पार्क के लिए 10 करोड़ रुपए तक की सीमा। फिर बोल रहा है कि क्षेत्र विशिष्ट पार्कों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 7 करोड़ रुपए की सीमा के साथ लागत 50%, ठीक है। और तीसरा बोल रहा है कि व्यापक परियोजना निवेश सब्सिडी CPIS @ 20% फिक्स कैपिटा। तो ये सभी पॉइंट्स सही हैं। यहाँ पर इसका व्याख्या देख सकते हैं। झारखंड औद्योगिक नीति 2016 का उद्देश्य खनिज
और प्राकृतिक संसाधन आधारित उद्योग में निवेश को अधिकतम करने के लिए एक उद्योग अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इसके अलावा व्यवहार बेकार इकाइयों वाले बुनियादी ढांचा विकास उद्योगों को फिर से शुरू करने के लिए यह नीति 5 वर्ष की अवधि के लिए चालू रही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया? तो शुरू में ही पढ़ चुके हैं, 2001। चलिए यहाँ पे इसका व्याख्या देख सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा है अगस्त 2001 में की गई थी। ठीक है, अधिसूचित कब किया गया था? तो 1 मार्च 2001 को अधिसूचित और घोषणा अगस्त 2001। इस औद्योगिक नीति का उद्देश्य राज्य में घरेलू और विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना था। यह झारखंड सरकार द्वारा बनाया गया पहला औद्योगिक नीति था। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के तहत कई स्थानों पर मिनी विकास केंद्र की स्थापना किया गया, जैसे कि तसर रेशम पार्क, गोड्डा में आपका तसर रेशम पार्क बनाया गया। गोड्डा में क्या बनाया गया? तसर रेशम पार्क बनाया गया। चाईबासा में एग्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क, गोड्डा में और चाईबासा में गोड्डा में और चाईबासा में तसर रेशम पार्क। तसर रेशम पार्क कहाँ? प्रथम औद्योगिक नीति के तहत तसर रेशम पार्क कहाँ बनाए गए? गोड्डा और चाईबासा। ठीक है, एग्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ पर? रांची और दुमका में। एग्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ पर? रांची एवं दुमका। एग्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ पे? रांची एवं दुमका। इलेक्ट्रॉनिक पार्क टाटीसिल्वे में। प्रथम औद्योगिक नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ पे? तो टाटीसिल्वे में। ठीक है, प्रथम औद्योगिक नीति के तहत निर्यात प्रोत्साहन पार्क कहाँ पे? धनबाद में। और प्लास्टिक पार्क कहाँ पे? देवीपुर देवघर में। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क रांची, जमशेदपुर, जसीडीह और धनबाद में। ठीक, तो ऐसे चीज़ों को याद रखिए। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड में 3 रेल मंडल के बारे में है। झारखंड में 3 रेल मंडल हैं, ये पॉइंट याद रखिए। कौन कौन सा? एक चक्रधरपुर, एक धनबाद और एक रांची। ओके, अब हम आते हैं झारखंड में परिवहन। ठीक है, तो झारखंड में परिवहन की चर्चा करेंगे। तो झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष रेलगाड़ी से जोड़ा गया? तो रेलगाड़ी से कब जोड़ा गया? तो इसमें स्टार लगा हुआ है, इसका देखते हैं क्या है। 1907 में रांची पुरुलिया रेल मार्ग का उद्घाटन बंगाल के गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर ने किया था। इस तरह झारखंड का पश्चिम बंगाल से रेल संपर्क कर रेल के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, 1907 में क्या हुआ कि रांची पुरुलिया रेल मार्ग का उद्घाटन बंगाल के जो गवर्नर थे एंड्रयू फ्रेजर, उनके द्वारा किया गया। ठीक, इस तरह झारखंड का पश्चिम बंगाल से रेल संपर्क कर रेल के माध्यम से जोड़ा गया। तो रेल से कब जोड़ा गया? तो यहाँ पर 1907 है। ठीक है, वैसे झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860-62 माना जाता है। झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ जो है 1860-62 माना जाता है। झारखंड की जो प्रथम रेल लाइन का निर्माण है ये कलकत्ता से राजमहल के बीच हुआ था। झारखंड में 3 रेल मंडल हैं, एक चक्रधरपुर, एक धनबाद, एक रांची। तो झारखंड में कितने रेल मंडल हैं? 3, चक्रधरपुर, धनबाद और रांची। संपूर्ण झारखंड 3 रेलवे जोन में विभाजित है। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर, जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर है, दक्षिण पूर्वी रेल जिसका मुख्यालय कलकत्ता, और पूर्वी रेल कलकत्ता। तो याद रखिए झारखंड 3 रेलवे जोन में। झारखंड कितने रेलवे जोन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो 3 रेलवे जोन में है, पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और पूर्वी रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, दक्षिण पूर्वी का कलकत्ता और पूर्वी रेलवे का कलकत्ता। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिए। और तो रेल मंडल कितना है? रेल जोन भी 3, रेल मंडल भी 3। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में स्टार क्यों लगा हुआ है, अब उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग 1907 को अगर बेस माने, ठीक है, रांची पुरुलिया रेल मार्ग को बेस माने, तो नियरेस्ट आंसर हम तो 1908 जा सकते हैं, लेकिन इसमें हम आंसर नहीं जाएंगे, क्योंकि 1860-61 में राजमहल से, ठीक है, राजमहल से कलकत्ता से राजमहल के बीच 1860-61 में रेल लाइन बिछाया गया था, जिस वजह से यहाँ पे आपको 2 हो जाएगा डेट, एक 1860-61, एक 1907 भी। तो इस स्थिति में यहाँ पर इसको स्टार लगा दिया गया है, इसका ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक राजस्व उत्पादन के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो धनबाद है। सर्वाधिक राजस्व उत्पादन के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? धनबाद। व्याख्या देख सकते हैं, सर्वाधिक राजस्व उत्पादन के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन धनबाद है। धनबाद पूर्व मध्य रेल
रेलवे क्षेत्र के धनबाद रेल मंडल के मुख्यालय भी है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत है। तो याद रखिए पूर्व मध्य रेलवे, धनबाद जो है किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, धनबाद भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 5 रेलवे डिवीजनों में से एक है। यह रेलवे डिवीज़न 5 नवंबर 1951 को अस्तित्व में आया। ठीक है, 5 नवंबर 1951 धनबाद भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है और आने वाले 5 रेलवे डिवीजन से एक है। यह रेलवे डिवीज़न जो धनबाद रेलवे डिवीज़न है ये कब अस्तित्व में आया, 5 नवंबर 1951। धनबाद पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के धनबाद रेलवे मंडल का मुख्यालय भी है। यह भारतीय रेल में सभी डिवीजनों के बीच राजस्व कमाई में नंबर 1 पर है। साथ ही यह भारतीय रेलवे के सभी रेलवे मंडल में कोयला खदान में नंबर 1 मंडल है। चलिए अब हम सड़क परिवहन की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, तो झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें स्टार लगा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक से अधिक राज्यों को जोड़ने वाले अथवा एक ही राज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ने वाले सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। इसके तहत रखरखाव का खर्च केंद्र सरकार उठाता है। झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 30 है। झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, 30। एकदम रट जाइए इसको, झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की, यानी कि झारखंड से कितने नेशनल हाईवेज गुजरते हैं, 30। जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3366। झारखंड में NH नेशनल हाईवेज की लंबाई कितनी है, 3366। झारखंड में नेशनल हाईवेज की लंबाई कितनी है, 3366। झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH20 है जिसकी लंबाई 391.6 किलोमीटर है। झारखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 20। झारखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH20, झारखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH20 है। ठीक है, जबकि सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH143H, झारखंड का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH143H है। झारखंड का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH143H जिसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई, तो याद रखिए 1844 किलोमीटर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 1844 किलोमीटर। और अभी कितना है, तो अभी वर्तमान में 3366 है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1844 किलोमीटर थी। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3366.8 किलोमीटर है। अगला, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 10 किलोमीटर है। तो कितना है भाई, तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 1844। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई, तो यहाँ पर आपका थोड़ा गलत दे दिया है, यहाँ पे 1844 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड से गुजरने वाले NH2 की लंबाई क्या है। तो झारखंड से गुजरने वाले NH2 की लंबाई 190 किलोमीटर है, 190 किलोमीटर। व्याख्या यहाँ पर देखिए, झारखंड से गुजरने वाले NH2 की लंबाई 190 किलोमीटर अब NH19 के नाम से। ठीक है, झारखंड से गुजरने वाला जो NH2 है उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, NH19। झारखंड से गुजरने वाला जो NH2 है उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, NH19। ठीक है, झारखंड के कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल योगदान 20% है, जबकि भारत के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों में झारखंड की भागीदारी 2.3% है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। तो याद रखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 99 और 100। ठीक है, यहाँ पर इसका देखिए एक्सप्लेनेशन, पूर्व में चतरा जिला NH 99 और 100 पर अवस्थित था। राष्ट्रीय राजमार्ग के नए नामांकन के पश्चात चतरा जिला NH 22 और 522 पर है। ठीक है, वर्तमान नामांकन के अनुसार चतरा अब किस पे है, तो NH 22 और 522। वर्तमान नामांकन के अनुसार चतरा जिला किस NH पर है, तो NH 22 और 522। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। हजारीबाग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, तो हजारीबाग याद रखिए NH 33, ये पुराना नाम है NH 33। अब NH 33 का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो हजारीबाग NH 33 ये पूर्व नाम है।
ठीक है। वर्तमान में हजारीबाग से होकर 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, एक NH-20 और NH-522 गुजरती है, ठीक है। तो हजारीबाग NH-20 पर है, NH-20 पर है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है? तो ऑप्शन NH-33, जिसका नाम बदल गया, अब NH-20 कर दिया गया है। तो हजारीबाग और बरहागोड़ा को जोड़ता है कौन? NH-20 और हजारीबाग और बरहागोड़ा को जोड़ता है। चलिए, झारखंड में खूंटी डैश के किनारे स्थित है। तो खूंटी जो है ये NH-143D, जिसका नाम परिवर्तित करके, ठीक है, 100, जिसका देखिए यहाँ पे खूंटी राजमार्ग, खूंटी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-143D, ये परिवर्तित नाम ही है। तो झारखंड में जो खूंटी है ये NH-143D के किनारे स्थित है। झारखंड में खूंटी किसके किनारे स्थित है? खूंटी 143D, खूंटी डी, ऐसे करके याद रख सकते हैं मिला के, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या है। झारखंड राज्य का NH-20 किन 2 स्थानों के बीच चलती है? झारखंड राज्य का जो NH-20 है, NH-20 किन 2 स्थानों के बीच? तो NH-20 याद रखिए, रांची और चाईबासा रोड के बीच NH-20 रांची और चाईबासा रोड के बीच चलती है। NH-20 रांची और चाईबासा के बीच में है, NH-20 रांची और चाईबासा के बीच में है। व्याख्या देख सकते हैं। NH-20 झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 391.6 किलोमीटर। NH-20 की कुल लंबाई कितनी है? अच्छा, पूर्व नाम क्या था इसका? NH-33 था। यह बिहार सीमा, कोडरमा, बरही, NH-2 हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, मुरहू, बंदगांव, चक्रधरपुर, ये सब है, ठीक है। सबसे नीचे देखिए तो झारखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-143H और 143D क्यों याद रखना है? तो 143D क्योंकि यहाँ से गुजरता है खूंटी, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 33 अब किस राष्ट्रीय उच्च पथ का भाग बन गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH-20, रांची और चाईबासा को जोड़ता है। चलिए, झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली NH-33, इसका नाम अब NH-20 हो गया है। तो झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली NH का नाम क्या है? NH-20, NH-20 झारखंड की जीवन रेखा कही जाती है, NH-20। निम्न राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग झारखंड से नहीं गुजरता? तो झारखंड से नहीं गुजरता, तो ऑप्शन नंबर बी, NH-8 झारखंड से नहीं गुजरता। बाकी बात NH-2 झारखंड से गुजरता है, NH-6 और NH-33, ठीक है, ये सब गुजरता है। यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग NH-114A गुजरता है, 18 गुजरता है, 118, 218, 19, 419, 20, 220, 320, 320D, 320G, 22, 522, 33, 133, 333, 133A, 133B, 333A, 39, 139, 43, 143, 143A, 143B, 143AG, 143D, 143H, 343, 49 पूर्व में दिए गए विकल्प जैसे कि NH-2, 6 और 33 झारखंड से होकर गुजरती थी, लेकिन अब NH गुजरती थी, जबकि NH-8 झारखंड से होकर नहीं गुजरती थी। चलिए, अगला देखिए, प्रसिद्ध GT रोड झारखंड के किस जिले से गुजरती है? तो GT रोड याद रखिएगा गिरिडीह से। GT रोड झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो GT रोड याद रखिएगा गिरिडीह से होकर गुजरती है। GT रोड किस जिले से होकर गुजरती है? तो गिरिडीह से। व्याख्या देखिए, GT रोड शेरशाह सूरी मार्ग जिसको बोलते हैं, झारखंड के गिरिडीह जिले से गुजरती है। इसे पूर्व में NH-2 के नाम से जाना जाता था। जो GT रोड है इसको पूर्व में NH-2 के नाम से जाना जाता था, इसे अब NH-19 के नाम से जाना जाता है। तो NH-19 को पूर्व में NH-2 कहते थे और इसी को हम लोग GT रोड भी कहते हैं, शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। राजकीय राजमार्ग की बात करेंगे तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रदेशीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 6,880 किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रदेशीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 6,880 किलोमीटर। व्याख्या अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2011 के सेंसस के अनुसार झारखंड में जो प्रदेशीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 6,880 किलोमीटर थी। वर्तमान में प्रदेशीय राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1231.90 किलोमीटर है। अगला प्रश्न क्या है? झारखंड राज्य में राजमार्गों की कुल लंबाई क्या है? झारखंड राज्य में राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 6,880 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ओके, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क डैश से होकर नहीं गुजरती। तो याद रखिए, रांची से होकर नहीं गुजरती। जो स्वर्णिम चतुर्भुज रोड है
ये रांची से होकर नहीं गुजरती। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। इसका आकार बहुत सीमा तक चतुर्भुज के समान दिखता है, इस कारण इसका नाम सार्थक है। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यह शुरू की गई थी। ठीक है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। ठीक है, और स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क झारखंड के बरही, गिरिडीह, धनबाद से होकर गुजरती है, अर्थात यह रांची से होकर नहीं गुजरती। स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ कहाँ से गुजरती है ये याद रखें, बरही से, गिरिडीह से और धनबाद से। स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है झारखंड में, बरही से गुजरती है, गिरिडीह से और धनबाद से। स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ कहाँ से गुजरती है, एक तो आपके बरही से गुजरती है, गिरिडीह से गुजरती है और धनबाद से गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती, तो रांची से। यानी कि 3 याद रखिए, यही तीनों से गुजरती है। अगर अन्य नाम देता है जैसे गोड्डा दे दिया या फिर बोल दिया कि जमशेदपुर, तो वो सब तो होगा नहीं, क्योंकि ये 3 नाम आपको याद रखना, बरही, गिरिडीह और धनबाद से होकर गुजरती है। वायु परिवहन की बात करें, झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था, तो याद रखिएगा रांची में। झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था, रांची में। झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था, रांची में। व्याख्या हम लोग देखते हैं। झारखंड का जो पहला हवाई अड्डा है रांची में 1941 में बनाया गया था। झारखंड का पहला हवाई अड्डा रांची में 1941 में बनाया गया था। इसका नामकरण प्रसिद्ध भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में इसका प्रबंध भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। हिनू में स्थित है ये हवाई अड्डा और 1568 एकड़ में फैला हुआ है। तो रांची हवाई अड्डा कितने एकड़ में फैला है, तो 1568 एकड़ में फैला हुआ है। चलिए, झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, तो झारखंड का जो सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा है ये बोकारो में है, रांची में है। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा रांची में है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू, तो यहाँ से अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेगा तो पूछेगा कि रांची हवाई अड्डा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो वहाँ पे स्टेटमेंट आप फटाक से क्या करेगा कि गलत है। क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये घरेलू हवाई अड्डा है, डोमेस्टिक है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित, तो याद रखिए वो है बोकारो हवाई अड्डा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के स्वामित्व में है, लेकिन इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करती है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखिए, बोकारो विमान क्षेत्र एक घरेलू विमान क्षेत्र है जिसका मालिक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है और संचालक भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। यह उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना में शामिल किया गया था। यह अनुसूचित संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर घरेलू हवाई अड्डा नहीं है, तो घरेलू हवाई अड्डा कहाँ पर नहीं है, तो डोमेस्टिक हवाई अड्डा ये दुमका में नहीं है, बाकी बात जमशेदपुर में है, धनबाद में है, गोड्डा में है। लेकिन सॉरी माफ़ करिएगा, किस स्थान पर घरेलू हवाई अड्डा नहीं है, तो गोड्डा में नहीं है। कहाँ पे नहीं है, गोड्डा में नहीं है, बाकी बात जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में है। जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड के गोड्डा में घरेलू हवाई अड्डा नहीं है। झारखंड में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची एवं देवघर एयरपोर्ट, 2 अंतर्राष्ट्रीय बिरसा मुंडा और बिरसा मुंडा। देखिए ऊपर हमने अभी क्या देखा कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, वहाँ पर लिखा हुआ था डोमेस्टिक घरेलू है, लेकिन रांची का जो एयरपोर्ट है यहाँ पे बता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और देवघर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अपने झारखंड में, एक रांची और एक देवघर। याद रखिए दोनों ये इंटरनेशनल है। उड़ान परियोजना के तहत घोषित एयरपोर्ट, उड़ान परियोजना के तहत किसको किसको एयरपोर्ट घोषित किया गया है, तो बोकारो एयरपोर्ट बोकारो, हजारीबाग एयरपोर्ट हजारीबाग, दुमका एयरपोर्ट दुमका, गिरिडीह एयरपोर्ट गिरिडीह, बरवाडी एयरपोर्ट धनबाद, बरवाडी एयरपोर्ट कहाँ पे है, धनबाद में, चियांकी ये मेदिनीनगर पलामू में है। चलिए देखिए, बोकारो एयरपोर्ट का स्वामित्व सेल के अधीन है, जबकि अन्य 5 एयरपोर्ट का स्वामित्व झारखंड सरकार के अधीन। ध्यान रखिएगा, जो बोकारो एयरपोर्ट है इसका स्वामित्व किस में है, सेल के अधीन है, जबकि अन्य 5 एयरपोर्ट का स्वामित्व झारखंड सरकार के अधीन है। चलिए अगला है, झारखंड में रामगढ़ जिले के सबसे नज़दीक कौन सा हवाई अड्डा है, तो रामगढ़ जिले के सबसे नज़दीक
तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा वहाँ से वही 50 से 60 किलोमीटर के आसपास आपका पड़ेगा। अगला प्रश्न है, रामगढ़ जिले के सबसे नज़दीक हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। रामगढ़ से बिरसा मुंडा हवाई अड्डा की दूरी वही 48 किलोमीटर, वही मैंने 50-51 भी अभी कहा था। चलिए अब हम लोग झारखंड की जनगणना 2011 देखेंगे। जनसंख्या आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? तो याद रखिए, झारखंड की आबादी कितनी है? 3,29,00,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर है। व्याख्या यहाँ पर देखते हैं। 2011 के अनुसार झारखंड की जो कुल जनसंख्या है 3,29,88,134, जिसमें पुरुष की जनसंख्या 1,69,30,315 है, 1,69,30,315, और महिलाओं का जनसंख्या 1,60,57,819 है। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.72%। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देश की जनगणना का लगभग डैश हिस्सा झारखंड की जनसंख्या आच्छादित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.72% होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक आबादी वाला जिला? तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला वो आपका रांची है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला वो आपका रांची है। व्याख्या यहाँ पर देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक आबादी वाला जिला रांची की जो कुल जनसंख्या है 29,14,253 है। रांची की कुल जनसंख्या कितनी है? 29,14,253, जिसमें पुरुष की जनसंख्या 14,94,937 और महिलाओं की जनसंख्या 14,19,316 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कौन से जिले की जनसंख्या की विकास दर सबसे अधिक? तो कौन से जिले की जनसंख्या की विकास दर सबसे अधिक है? तो याद रखिए कोडरमा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कौन से जिले की जनसंख्या का विकास दर, कौन से जिले में जनसंख्या विकास दर सबसे अधिक है? तो कोडरमा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में जनसंख्या विकास दर सबसे अधिक है? तो याद रखिए कोडरमा में। ठीक है, चलिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पर है? तो याद रखिए 6ठे नंबर पर है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनसंख्या के मामले में झारखंड कौन से नंबर पर है? तो याद रखिए सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी में झारखंड एसटी पॉपुलेशन के मामले में 6ठे स्थान पर है, 6ठे नंबर पर है। इसका व्याख्या देख सकते हैं, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, ठीक है, के मामले में 6ठे स्थान पर है। अगला प्रश्न, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है सर्वाधिक ये आपके खूंटी में है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में जनसंख्या के अनुपात में, रेशियो में बोल रहा है, यहाँ पे पॉइंट पकड़ेगा, जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वो खूंटी में है। कहाँ पे है? खूंटी में। ठीक है, इसका यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के खूंटी जिला में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। खूंटी जिला में 73.25 पर, देखिए अनुपात पूछे, प्रतिशत पूछे, तो उस स्थिति में आपको उत्तर खूंटी करना है। ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रतिशतता की दृष्टि से राज्य की सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला जिला है, ठीक है, खूंटी, जबकि सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला रांची है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? रांची है। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखिए 414 व्यक्ति, ठीक है, पर हज़ार। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, कितने? तो 414 रिपीटेड। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? छोटा नागपुर प्रदेश में अधिकतम घनत्व वाला शहर, तो अधिकतम घनत्व वाला शहर कौन सा है? तो याद रखना है धनबाद है। ठीक है, अधिकतम घनत्व धनबाद में। झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर धनबाद है। धनबाद जिले का जो जनसंख्या घनत्व है 1316 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो
तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद है, कितना 1316 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए व्याख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 1316 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा में है, जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए अब हम लोग लिंगानुपात की बात करते हैं। एक सेकेंड, अब हम लोग लिंगानुपात की बात करते हैं। तो लिंगानुपात में देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो झारखंड का जो लिंगानुपात 941 है, कितना है? 941। ठीक है, व्याख्या देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जो लिंगानुपात 941 था, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 949। 2001 का अगर सेंसस देखें तो लिंगानुपात 941, और 2011 की लिंगानुपात के अनुसार 949। तो दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? पूछा 11, एक पूछेगा तो 241 आंसर करेंगे, लेकिन यहाँ पे 11 पूछा है, तो 11 के अनुसार 249, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में सेक्स अनुपात यानी कि लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात ऑप्शन सी 949, और 2001 के अनुसार कितना है? तो 941 है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिए। अगला देखिए, 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड का लिंगानुपात क्या है? तो झारखंड का लिंगानुपात स्टार लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि लिंगानुपात 949 है, 949 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 2001 के अनुसार क्या है? 2001 के अनुसार 941 है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 961। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 961 है, 961 ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 961। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जो ग्रामीण लिंगानुपात 961 है, जबकि शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के शिशु को हम लोग शिशु लिंगानुपात के अंतर्गत गिनते हैं, 948 है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात कितना है? 948। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिला में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम में है। ओके, चलिए व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जो लिंगानुपात 949 पर 1000 पुरुष है। झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ पर लिंगानुपात 1005 है, तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। धनबाद में जो लिंगानुपात है 909। तो झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो याद रखिए धनबाद है। झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो धनबाद है। एक सेकेंड, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो सबसे कम लिंगानुपात धनबाद। कितना लिंगानुपात है? 909। और सबसे अधिक लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम, कितना है? 1005 है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो धनबाद 909, ऐसे याद रखिए। चलिए जनसंख्या 2001 जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में कौन सी जनजाति का कुल मिलाकर लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो याद रखिए वो है आपका मुंडा और संथाल। 2001 के अनुसार, ठीक है, निम्न में कौन सी जनजाति का कुल मिलाकर लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो संथाल और मुंडा और संथाल। ठीक, अगला प्रश्न क्या पूछा है कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जनजाति का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो अभी तुरंत हमने पढ़ा लोहार, यहाँ पे लोहार और खरवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग साक्षरता दर की बात करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? तो साक्षरता दर है 66.41%। व्याख्या देख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर
66.41% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 76.84% और महिला साक्षरता दर 55.42%। झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रांची और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पाकुड़ है। झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रांची, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पाकुड़ है। झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 76.84%। झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 76.84% और महिला साक्षरता दर 55.42%। महिला साक्षरता दर 55.42%। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड की जो पुरुष साक्षरता दर है वो 76.84% है। यहाँ पर व्याख्या आप देख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जो पुरुष साक्षरता दर 76.84%, 76.84%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रांची, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़। तो ये पॉइंट ध्यान रखें। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला साक्षरता दर कितना है? अभी तुरंत हमने देखा 55.42%। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला साक्षरता दर 55.42%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रांची और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला पाकुड़ है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड और भारत की साक्षरता दर में अंतर कितना है? तो अंतर, यहाँ पे प्रश्न ऑप्शन गलत है, इसका व्याख्या देखते हैं। 2011 के अनुसार झारखंड की औसत साक्षरता दर 66.41%। झारखंड की जो औसत साक्षरता दर है वो 66.41%, जबकि अखिल भारतीय औसत साक्षरता दर 74.04%। अतः अंतर अगर देखा जाए तो अंतर यहाँ पर आपका 7.63% का अंतर है, 7.63% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? तो अनुसूचित जनजातियों की जो साक्षरता दर है वो आपका 57.10%, 57.10% जनजातियों का साक्षरता दर है। व्याख्या देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 57.10%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 68.1% और महिलाओं का 46.2%। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड की पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर क्या है? तो पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर आपको पता है 76.84% पुरुष साक्षरता दर, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। 2001 में झारखंड की कुल साक्षरता दर 53.56%, पुरुष साक्षरता दर 67.3%, महिलाओं की साक्षरता दर 38.87%, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 76.8% और महिलाओं की साक्षरता दर 54.42% है। ठीक, चलिए, और इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं 12.8% की बढ़ोतरी हुई है साक्षरता दर में। यहाँ की साक्षरता दर बढ़कर 66.4% हो गई। 2001 से 11 के दौरान पुरुषों की साक्षरता दर में 9.5% की वृद्धि और महिलाओं की साक्षरता दर में 16.5% की वृद्धि। ठीक है, तो 2001 और 11 के मुकाबले पुरुषों की साक्षरता दर में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? तो पुरुषों की साक्षरता दर में 9.5% की वृद्धि और महिलाओं की साक्षरता दर में 16.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, झारखंड में साक्षरता दर की जो 2001 में 54.13% थी वो 2011 में बढ़ के कितने प्रतिशत हो गई? तो याद रखिए 66.4। झारखंड में साक्षरता की जो 2001 में 54.13% थी रेट, वो 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 66.4%। चलिए अगला देखिए। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो पाकुड़ में, पुरुष हो या महिला दोनों मामले में पाकुड़ में सबसे कम है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची है, पुरुष और महिला, मेल एंड फीमेल दोनों में। वहीं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़, मेल एंड फीमेल दोनों में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार रांची का साक्षरता दर क्या है? तो यहाँ पर रांची का साक्षरता दर तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे 76.06% हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आपके रांची में है। ओके,
अगला प्रश्न क्या है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा शीर्ष 5 साक्षर जिलों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, देवघर शामिल नहीं है। शीर्ष 5 साक्षर जिलों में देवघर शामिल नहीं है। बाकी बात रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। यहाँ पर इसका व्याख्या देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के सर्वाधिक साक्षर 5 जिले, तो सर्वाधिक साक्षरता में पहला स्थान रांची का है, दूसरा पूर्वी सिंहभूम का है, तीसरा धनबाद का है, चौथा रामगढ़ का है और पाँचवा बोकारो का है। देवघर इस टॉप 5 में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। चलिए अब हम लोग बेरोजगारी दर की बात करते हैं। एक सेकेंड, ये हमारा लास्ट है ये पेज। ओके, अब हम लोग बेरोजगारी दर की बात करेंगे। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में बेरोजगारी दर क्या है? तो झारखंड में बेरोजगारी दर 3.1, 2011 के अनुसार, 11 के सेंसस के अनुसार झारखंड में जो बेरोजगारी दर है वो 3.1 है। 3.1 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में बेरोजगारी दर कितना परसेंट है? 3.1%। 3.1%। अब हम लोग शहर या नगर देखेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? तो झारखंड में याद रखिए 152 शहर। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? 152 शहर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, झारखंड में वर्तमान कितने नगर हैं? तो 152 नगर। नगर कहिए या शहर कहिए, एक ही बात है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिले में से किसमें कार्य सहभागिता दर सबसे ज़्यादा है? तो याद रखिए खूंटी। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिले में से कहाँ कार्य सहभागिता दर सबसे ज़्यादा है? तो वो है आपका खूंटी। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं इसका। 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में अनुसार झारखंड राज्य के खूंटी जिला में कार्य सहभागिता दर ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिनके नेतृत्व में जनगणना 2011 की रिपोर्ट जारी किया गया? तो याद रखिए सुनील कुमार वर्णमाल। सुनील कुमार वर्णमाल। ठीक है, 2011 झारखंड राज्य जनगणना के महानिदेशक सुनील कुमार वर्णमाल थे। भारत में जनगणना का कार्य प्रत्येक 10 वर्षों में किया जाता है। अगली जनगणना 2021 में संपन्न हो जानी थी, किंतु वैश्विक कोरोना महामारी के कारण विलंब हो गया। बैंकिंग प्रणाली की बात करेंगे यहाँ पर। तो बैंकिंग प्रणाली में देखिए निम्न कथनों पर विचार करने कहा है। झारखंड में कुल 36 प्रकार के बैंक कार्यरत हैं। यहाँ 3,221 बैंक शाखाएं एवं 33 ATM कार्यरत हैं। झारखंड में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो पहला पॉइंट है, झारखंड में कुल 36 प्रकार के बैंक कार्यरत हैं, सही बात है। यहाँ पर 3,231 बैंक शाखाएँ और 3,433 ATM कार्यरत हैं। झारखंड में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। ओके, तो चलिए ये हमारा जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन था वो ख़त्म होता है और हम लोग अब अगला जो सेशन लाएंगे वो झारखंड की राज्य व्यवस्था से संबंधित होगा। ओके, तो चलिए